हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोर्डिंग एकेडमी। तो हम लोग सीटेट 2024 में जो एसएसटी का सेक्शन है पेपर 2 का, उसके चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, जो भी पुराने क्वेश्चन आए हैं विद थ्योरी। ठीक है, ये 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग जो द वैदिक एज, वैदिक के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो उसका हम लोग निस्तारण करेंगे, वो हम लोग समझेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान जाए कि एक्चुअली है क्या, वैदिक एज किसके बारे में कहा जा रहा है, बैकग्राउंड क्या है। और जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको एक आइडिया होगा, लेकिन मैं बहुत कम समय में एक मैक्रो पिक्चर देने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली वैदिक एज जो है चालू होता है, सबसे पहले होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले होगा, उससे पहले तो मतलब कुछ था ही नहीं, डेट वाज द फर्स्ट सेटलमेंट। ठीक है, उससे पहले कौन सा था, पैलियोलिथिक एरा। तो सबसे पहले होगा पैलियोलिथिक एरा, पैलियोलिथिक एरा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हुआ। ठीक है, ये 10 लाख से 10,000 तक कह लो आप, 10,000 से। उसके बाद क्या हुआ, न्यूलिथिक हुआ। उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 2250 से 1750 तक मोटा मोटी चला। उसके बाद वैदिक पीरियड आया। ऐसे पीरियड जहाँ पे वेद को ही मतलब सेंटर माना गया, उसका जो जानकारी है उस पीरियड का, वो वेदों को पढ़ के समझ में आया। 4 वेद बेसिकली हम लोग को रिसीव हुए। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है, इसमें जो चौथा वेद है, जो अथर्ववेद है, वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। और जो ऊपर के जो 3 हैं उनको त्रयी कहते हैं। उनको मतलब पहले क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को इंपॉर्टेंट ज़्यादा माना जाता था और अथर्ववेद को माना ही नहीं जाता था कि ये पार्ट है उसका। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ये सबसे बड़ा वेद ये है, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, ओल्डेस्ट है, 1028 हाइम्स हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है सामवेद। पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप चाहो तो ये पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र आप सुनते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये कहाँ दिया हुआ है, ऋग्वेद में ही दिया गया है। ठीक है, और ये जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भी दर्ज है। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में अधिकतर जो है चैंट्स हैं और मेलोडीज है। जो ऋग्वेद जो है वो उतना ज़्यादा मेलोडियस नहीं है, लेकिन सामवेद जो है काफ़ी मेलोडियस है, चैंट्स हैं इसके अंदर में, और इसमें 1549 वर्सेस हैं। ठीक है, दे आर 2 उपनिषद है, मतलब हर वेद के साथ ना कुछ उपनिषद भी जुड़े हुए हैं। तो सामवेद के साथ जो उपनिषद जुड़ा हुआ है उसका नाम है छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ठीक है, इसी तरीके से आप जाओगे तो यजुर्वेद में भी है। इसमें जो है बेसिकली जो अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं, जो यज्ञ है वो कराने की तरीका, टेक्निक्स बताई गई है अलॉन्ग विद सेक्रीफाइजर। और जो अथर्ववेद है, वो अथर्ववेद में बेसिकली आपको जो चैंट्स हैं, जो मंत्र हैं, जो आप ये समझ लो कि एमुलेट्स वगैरह है, या अलग अलग बीमारियों का जो है हल भी अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट उपनिषद जो अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं वो मुंडक उपनिषद है, और वो मुंडक उपनिषद है, और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। जैसे सत्यमेव जयते आप अक्सर कई जगहों पे लिखा हुआ देखते हैं ना, तो मुंडक उपनिषद से ही लिखा गया है। उसके बाद आपका वेदांगा है, जो वेदों से जुड़े हुए चीजें हैं, उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। पहला तो वेद है, फिर उपनिषद है जो उनसे जुड़े हुए रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस हैं, वो बताता है किस तरीके से यज्ञ होगा, वो उपनिषद में बताता है। एक होता है आरण्यका उन तरीके के टेक्स्ट को कहते हैं जो जंगल में लिखा गया है और जिसमें जंगल वगैरह के बारे में चीज़ें बताया गया है। और उसके बाद ब्राह्मणा है। ब्राह्मणा का मतलब क्या हो गया, उसके बाद ब्राह्मणा जो है वेदों के साथ में जुड़ा हुआ है। उपनिषद का जो मतलब है, उपनिषद का मतलब ये है कि एंड ऑफ वेदा, जब वेद खत्म हो गए तब उपनिषद वगैरह लिखना चालू किया गया। और उपनिषदों में भी मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बातों का जो है भंडार है, उसमें इस तरीके की बातें की गई हैं। ठीक है, मोटा मोटी यही चीज़ है। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे हम लोग कि क्या चीज़ चल रहा है, बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लो कि मोटा मोटी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें
इसमें होती हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये आप पढ़ लेना। और जो अगर आप पढ़ रहे हो ना तो इसको लूसेंट, मेरे ख्याल से सभी के पास में होगी, तो लूसेंट का जो सेक्शन है ना वेद वाला, वो आप पढ़ लोगे तो उससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कोई नोट्स बना सकता है या दे सकता है या उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मच मोर सफिशिएंट फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस के अनुसार आर्यों को सप्त सिंधु के बारे में जानकारी पता थी? ये कौन से वेद में लिखा हुआ है? ये सबसे पहला जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें इस तरीके की बातें की गई हैं। ठीक है, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसे हमें वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में पता चलता है? कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा वैदिक काल, मतलब इनमें से किसको पढ़ के हमको वैदिक काल के बारे में पता चलेगा? रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे या वेद पढ़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, वैदिक काल को जानने के लिए वेदों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जानकारी चाहिए वैदिक पीरियड की, तो यू हैव टू रीड वेदा। यही क्वेश्चन था। फोरफोल्ड डिवीजन, समाज में चतुर्मुखी विभाजन का स्पष्ट उल्लेख कब, किस टाइम से है, कहां से आता है? ठीक है, कौन से टाइम से आता है, ये कहां पे बताया गया है? ठीक है, जैसे कि कौन कौन से डिवीजन हुए थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 डिवीजन बेसिकली वैदिक टाइम पे हो गए थे। इससे पहले जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पढ़ेंगे तो उसमें समाज बटा हुआ नहीं था इस तरीके से। लेकिन आज भी आप देखो, हम लोग जो डिवीजन उस टाइम पे चल गया, जो आज भी चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कब से आया? वैदिक पीरियड से आया। इसका जिक्र कहाँ है? इसका जिक्र है पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका डिवीजन पुरुषा सूक्ता के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऋग्वेद ये चीज बताता है कि समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जो ऋग्वेद का टाइम था उसमें यह है कि अगर एक आदमी क्षत्रिय पैदा हुआ लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहता है, तब भी वो ब्राह्मण बन सकता है। वैदिक पीरियड के टाइम का बात था। लेकिन जो है वैदिक पीरियड के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आया, तो जो है मतलब कर्म के हिसाब के जगह के अलावा जन्म के हिसाब से आपका वर्ग निर्धारण होगा। यानी कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय नहीं बन सकता है। क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ये लेटर वैदिक पीरियड से आया। वैदिक पीरियड में इस तरीके की कोई बात नहीं थी। जो आपके काम है, जो आपके कर्म है, आपके कर्म के हिसाब से आपका वर्ग निर्धारण होगा, ये बात वैदिक पीरियड में चलती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीजें चेंज हो गई और जो आज तक चलती आ रही है कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र का बच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ऋग्वेद आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा कथन गलत है। वी हैव सम इंडिकेशन ऑफ द पॉलीआंड्री इन दिस पीरियड। ठीक है, कि वैदिक ऋग्वेद के आर्यन के अंदर में पॉलीआंड्री थी, वो कईयों से बहुविवाह करते थे। वी डू नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ विडो रीमैरेज इन द ऋग्वेदिक पीरियड। नहीं, ऐसा नहीं है। विडो रीमैरेज वॉज अलाउड। अगर विधवा है, विधवा की फिर से शादी हो जाती थी और अक्सर जो मृत है हस्बैंड है, उसके भाई से ही शादी जनरली हो जाती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विधवाओं का हाल बहुत बुरा हो गया और तमाम तरीके की कुरीतियां जो हैं समाज में आ गई, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे कि पॉलीगामी हो गया। इस तरीके की जो कुरीतियां आई वो लेटर वैदिक के बाद का जो पीरियड आया उसमें आई। वैदिक पीरियड में बहुत ही अच्छा हिसाब किताब था, विधवाओं की शादी हो जाती थी। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी। लिविरेट वाज नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लिविरेट को था। यानी कि लिविरेट का मतलब क्या है कि अगर पति मर गया हो तो उसके भाई से शादी जब हो जाती है तो उसको कहते हैं लिविरेट पीरियड। ठीक है, इस काल में लिविरेट की प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल सही बात है, विधवा की शादी फिर से हो जाती थी। तो जितनी बढ़िया चीजें हैं वो आप वैदिक पीरियड में पाओगे, और जो गड़बड़ी आई वो एलवीसी लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ढेर सारी गड़बड़ियां समाज में व्याप्त हो गई, आ गई। वैदिक परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वैदिक पीरियड के बारे में कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज परमिटेड नहीं थी। लेटर वैदिक पीरियड में अलाउड थी, लेकिन उसमें नहीं थी। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। The birth of the son was especially welcome because they were needed in the wars. बच्चों का, जो लड़कों का वो है,
उसको माना जाता था, अच्छा माना जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। बेसिक यूनिट ऑफ आर्यन सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, जनरली सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज को छोड़ के बाकी ये तीनों चीजें सही हैं। ओवरऑल जनरली जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी, उसमें जो है शादी की जो है पवित्रता को मान्यता मिली थी, और पुत्र के जन्म को अच्छा माना जाता था, शुभ माना जाता था, क्योंकि तमाम तरीके की लड़ाइयों में पुत्र का इस्तेमाल, पुत्र की जरूरत होती थी। ठीक है, लेकिन चाइल्ड मैरिज नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम तक में। वैदिक पीरियड में बच्चों की शादियां नहीं होती थी, नॉट एक्सेप्टेड। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? कुछ कथन दिए गए हैं और हमको एक गलत कथन निकालना है। द वैदिक कम्युनिटीज हैव एस्टैब्लिश्ड नाइदर ए टैक्सेशन सिस्टम नॉर अ प्रोफेशनल आर्मी। क्या है? वैदिक समुदाय ने ना तो कोई कराधान प्रणाली स्थापित की और ना ही कोई पेशेवर सेना। बिल्कुल सही बात है, वैदिक के टाइम पे कोई प्रॉपर सेना या राजा या मंत्री या राज दरबार वाला कोई हिसाब किताब नहीं था। राजा वगैरह बाद में निकले। उस टाइम पे राजा का क्या मतलब है कि घर में जो सबसे बड़ा आदमी है, बुजुर्ग है, या जो सम्मानित है, या गांव में जो सबसे सम्मानित है, वही की बात को माना जाएगा, चला जाएगा, कहा जाएगा, सुना जाएगा। लेकिन जो राजा वाला जो सिस्टम था ना कि राजा है, प्रजा है और राजा का प्रशासन है, प्रशासन तंत्र है, वो सब वैदिक पीरियड में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समाज छोटा था, समाज बहुत बड़ा नहीं था। जितना बड़ा समाज होता जाता है उसी तरीके से जो है डिवीजन आता जाता है समाज में, और राजा का इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड पीजेंट कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ द ट्रेड एंड टाउन। पीजेंट्स को लेटर वैदिक पीरियड में जो पीजेंट्स थे उन्होंने ट्रेड वगैरह का स्थापना किया, बढ़ाया। सही, बिल्कुल सही बात है। इन द लेटर वैदिक पीरियड द ट्राइबल मिलिशिया ऑफ द पेस्टोरल सोसाइटी वाज रिप्लेस्ड बाय पीजेंट मिलिशिया ऑफ द एग्रीकल्चर सोसाइटी। क्या कह रहे हैं? लेटर वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल मिलिशिया थी वो पीजेंट में बदल गई। क्या मतलब है? ट्राइबल यानी कि जो गांव खेत में रहते थे, गांव वगैरह में रहते, जंगलों में रहते थे, वो अब क्या करने लगे? खेती वगैरह करने लगे, पीजेंट्स बन गए, किसान बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक सोसाइटी डज नॉट हैव ए सर्विंग ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ शूद्रास। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई ऐसा समाज नहीं था जो बिल्कुल जो है शूद्रों की बात करें, या बिल्कुल उसको जो बिल्कुल शूद्रों वाली बात, मतलब जैसे समाज का जो वर्गीकरण हुआ था ना, उसमें शूद्र वगैरह को बिल्कुल अलग मान लिया गया था, अलग ही जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में शूद्र को जो है कि उस गांव में नहीं रहने दिया जाता था, गांव से बाहर रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं था मामला। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक पीरियड डज नॉट हैव ए सर्विंग ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ शूद्र। तो बिल्कुल सही बात है, ऋग्वैदिक पीरियड में कोई शूद्र वगैरह का समाज अलग बटा हुआ नहीं था। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो गया? इसमें से जो गलत हो गया वो है ये वाला, द लेटर वैदिक पीरियड पीजेंट कंटिन्यू टू बी द राइज ऑफ ट्रेड एंड टाउन। कौन सा टैक्स जो है राजा कलेक्ट करता था वैदिक पीरियड में? तो वैदिक पीरियड में एक टैक्स यूज करते थे जिसको हम कहते थे बलि, एक और यूज करते थे जिसको कहते हैं सदका, SADAK सदका। तो दो तरीके के टैक्स उस टाइम पे लगते थे, बलि और सदका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एंड बी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या है? 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना ऋग्वेद के बाद हुई है और इसके उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। शूद्र अन्य 3 समूहों में की सेवा करते थे और उन्हें कोई भी अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है, शूद्रों को अनुमति नहीं थी अनुष्ठान करने की। तो बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। शूद्रों को अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय संहिता साहित्यिक विरासत का अर्थ पास आना और पास बैठना है? पास आना और पास बैठना उपनिषद का अर्थ है, लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद यही है।
पास आके बैठिए और गुरु से ज्ञान लीजिए। गुरु महान है, गुरु के पास ज़्यादा ज्ञान है, तो आप आइए बैठिए गुरु के पास में और गुरु से ज्ञान लीजिए। जो ज्ञान गुरु ने शिष्य को दिया वही हो गया उपनिषद। संस्कृत जो है कि भाषा के परिवार का एक हिस्सा माना जाता है। संस्कृत को कहाँ से आया माना जाता है? इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, इंडो यूरोपियन, इंडो अरेबियन, तो संस्कृत को इंडो यूरोपियन भाषा का हिस्सा माना जाता है। सॉरी। निम्नलिखित 3 वेदाओं में से कौन सा ऋग्वेद काल की विशेषता के रूप में महत्वपूर्ण है? कौन सा जो है भगवान है जिसकी सबसे ज्यादा पूजा अर्चना वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में होती थी? तो वो है अग्नि, इंद्र और सोम। एक और है वरुण है, लेकिन इस तरीके का। सोम जो है सुरा को कहते हैं, शराब को कहते हैं। इनके ऊपर पूरा एक प्रॉपर चैप्टर है ऋग्वेद में, ठीक है, जिसको कहते हैं सोम मंडल। 9वां चैप्टर जो है ऋग्वेद का, उसको कहते हैं सोम मंडल। तो अग्नि, इंद्र और सोम और वरुण, ये 4 जो है भगवान ऋग्वेदिक पीरियड में अधिकतर पूजे जाते थे। गंगा और यमुना नदियों का नाम कितनी बार ऋग्वेद में आया है? गंगा और यमुना नदियों का नाम एक बार ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में इंडस वैली और उस तरफ की नदी का, इंडस रिवर का, इंदु नदी का नाम ज़्यादा आया है ऋग्वेद में, ना कि गंगा और यमुना का बहुत ज़्यादा है। गंगा यमुना का जिक्र सिर्फ एक बार वेदों में आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। भारताज वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, दे लिव्ड इन। भारताज जो ऋग्वेद में कुछ लोगों का नाम बताया गया है, वो जैसे कहते हैं ना भारतवर्ष या भारतवासी, तो ऋग्वेद से वो वर्ड आया हुआ है। और वो लोग कहाँ पे स्थापित थे? वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर रहा करते थे। आप देखिए ना, यूँ भारत का मैप है इस तरीके से, तो ऋग्वेद ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, तो यहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे ही पनपी थी और यहीं पे बाद की वैदिक पीरियड में भी ज़्यादातर लोग यहीं पे इस्टेब्लिश हुए थे। गांव वगैरह भी यहीं पे निकले थे ज़्यादातर। वेदों में पुरु, यदु और भरत का उल्लेख मिलता है। तो पुरु, यदु और भरता का जो उल्लेख है, वो लोग कौन से हैं? वो लोग जनास हैं, जन हैं, लोग हैं, ठीक है। लोगों को अलग अलग उसमें बांटा गया, कैटेगरीज में बांटा गया, जिसको कहते हैं पुरु, यदु और भारतास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको देखना है ऋग्वेद के बारे में। इट वॉज रिटन 3500 ईयर अगो। नहीं भैया, 3500 ईयर अगो तो बहुत पहले चलेगा, ऐसा नहीं है। इट वॉज कंपोज इन प्रकृति। प्रकृति नहीं, संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। इट हैज मोर देन 1000 हाइम। बिल्कुल सही बात है, इसमें 1028 हाइम्स हैं, ठीक है। तो बी और सी सही हो गया। ए इज फॉल्स एंड बी एंड सी इज ट्रू। ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पाली प्रकृति में नहीं लिखा गया। पाली प्रकृति में बुद्धिस्ट भाषा के टेक्स्ट लिखे गए हैं और प्रकृति में जो है जैन भाषा के टेक्स्ट लिखे गए हैं बेसिकली, और पाली में बुद्धिस्ट भाषा के टेक्स्ट लिखे गए हैं बाद में। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है सबको आती नहीं थी, और संस्कृत ये कहते थे सिर्फ समाज में पढ़े लिखे जो इलीट तबका है सिर्फ उनको आता है, बाकी लोग को जो है पाली और प्रकृति ही ज्यादातर आती थी उस टाइम पे। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कब का जो है किसके बाद क्या क्या आया था। तो सबसे पहला क्या है? वेदों की रचना का प्रारंभ सबसे पहले हो गया। बिगनिंग ऑफ द मेगालिथ। मेगालिथ वही वाला है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं उनको मेगालिथ कहते हैं। लिथ मतलब रॉक, मेगा मतलब बड़ा। बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना कहाँ इस्तेमाल करते थे? कि जैसे कब्र है, कब्र में जो है इंसान को अपने जो डेड बॉडी है उसको दफन कर दिया, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से उस जो कब्र थी उसको घेर दिया जाता था। ऐसे लोगों को मेगालिथ कहा जाता था। सेटलमेंट ऑफ द फार्मर इन द इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में थोड़ी देर पहले जिक्र आया हुआ। इनाम गांव की खासियत क्या है? उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे नॉर्थ दिशा में मुर्दे को बैठा के उसको दफनाया जाता है। और चारक
चारक सबसे बाद में आया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। जो क्रोनोलॉजी दी हुई है उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें चली है। सबसे पहले वेदा आना चालू हो गया, उसके बाद मेगालिथ आए, उसके बाद इनाम गांव हुआ, उसके बाद चारक की स्थापना हुआ। चारक किसने लिखा था? सुश्रुत ने लिखा था। चारक संहिता जिसने लिखा है उसका नाम है सुश्रुत। वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, दे हैव कोई नियमित सेना नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। वैदिक पीरियड में राजा के पास कोई सेना नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जरूरत ही नहीं थी, लड़ाइयाँ उस तरीके से होती नहीं थी, समाज इवॉल्व कर रहा था। जब समाज इवॉल्व हो जाता है तब उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो आर्मी आती है। सम ऑफ द हाइम्स वेयर कंपोज्ड बाय वुमेन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कुछ जो है ऋग्वेद के जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र है, मंत्र है उसको महिलाओं ने लिखा है, जैसे कि लोपामुद्रा का जिक्र आता है तो उनका भी एक जो है कुछ इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। दासा और दासियों ऑल्सो परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दासा सेक्रीफाइस नहीं करते थे, दासियों सेक्रीफाइस करते थे, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। राजा डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी और पैलेस, बिल्कुल सही बात है, राजा के पास कोई कैपिटल सिटी और पैलेस नहीं हुआ करता था। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है, ठीक है, क्योंकि दासा नहीं करते थे, दास को सेक्रीफाइस करने का अधिकार नहीं था। असर्शन रीजन के तरीके से कुछ सवाल दिया गया है। क्या असर्शन है? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड ब्राह्मणास डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णा, बिल्कुल सही बात है। लेटर वैदिक पीरियड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वैदिक नहीं, लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को डिवीजन हो गया था अलग अलग, और पुरुषा सूक्ता में इसका जो है बहुत डिटेल में जिक्र मिलता है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ द हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर वर्णा, बिल्कुल सही बात है। लेट वैदिक पीरियड में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था हायरार्की के हिसाब से और वर्गों के हिसाब से, और उनके परिवार के में किस पिता से जन्मे हैं उसके हिसाब से डिवीजन होने लगा था। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज रीजन फॉर बी, क्योंकि वर्गीकरण हुआ, जब डिवीजन होगा तभी तो वो होगा। मेरे ख्याल से ये लास्ट था, ठीक है, 19 ही क्वेश्चन थे इस सेक्शन में, ठीक है। तो वर्गीकरण तभी, ये याद रखो आप कि जो वैदिक पीरियड है वहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें थी, और लेटर वैदिक पीरियड में एलवीसी में, वीसी में सब कुछ अच्छा था, एलवीसी में चीज़ें गड़बड़ होना चालू हो गई थी। वैदिक पीरियड में लोहा का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेटर वैदिक पीरियड के पास में के टाइम पे लोहे का इस्तेमाल आना, आप भी सोचे होंगे ना कि वैदिक के बाद लेटर वैदिक कैसे आ गया। तो कुछ ना कुछ जब नया आता है, नई खोज होती है तो नया एरा चालू होता है। जैसे कि आज के टाइम में मोबाइल की खोज हुई, इंटरनेट की खोज हुई, तो एक नया एरा चालू हो गया, ठीक है। उसी तरीके से लोहे की जब उस टाइम पे खोज हुई थी वैदिक पीरियड में, तो एक नया एरा चालू हो गया था। जैसे कि मान लो कि अगर लोहा है ही नहीं तो लोहे की तो हथियार बनेंगे, भाला बनेगा, तलवार बनेगा। तो इस वजह से जब लोहे की खोज हुई तो हल वगैरह भी मजबूत बनाए जाने लगे, लोहे से बनाए जाने लगे, लोहे के हथियार बन गए, लोहे के बर्तन बनाए जाने लगे। तो बिल्कुल एक नया ही बिल्कुल रिवोल्यूशन सा आ गया था उस टाइम पे, और उस लोहे की खोज ने लेटर वैदिक पीरियड को जन्म दिया। और जब समाज बड़ा होने लगा, आर्मी आ गई, स्टेट बड़ा होने लगा, तो स्टेट जब बड़ा हो जाएगा तो स्टेट की बहुत ढेर सारी कुरीतियाँ, बहुत ढेर सारी बुराइयाँ भी आ जाएंगी, भ्रष्टाचार आ जाएगा, और उसमें वर्गीकरण आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा लोगों के बीच में। राजा बड़े बड़े महलों में रहने लगेगा, क्योंकि उससे पहले महल वगैरह नहीं होते थे। साम्राज्य वगैरह का क्या मतलब था? जिसके पास जितनी गाय है वही उसका साम्राज्य है, ठीक है। खेत वेत का कुछ मामला नहीं था, जो गाय है और पुत्र है, दो धन का मतलब था कितने पुत्र हैं आपके पास में और कितनी गायें हैं आपके पास में, इसको धन माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड से आपके पास कितने ज़्यादा मैदान है, बाग बगीचे हैं, लोहे का कितना बड़ा आपके पास भंडार है, आपके पास कौन कौन सी, मतलब राजा का एक इंस्टीट्यूशन आ गया, जो है चाइल्ड मैरिज जो है अलाउ हो गई वहाँ पे, बच्चों का जो है शादियाँ, और विडो के साथ जो है शोषण हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये सारी चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड की बातें आ गई थी। वैदिक पीरियड में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आपको ये वैदिक पीरियड तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग अर्ली स्टेट्स, जो महाजनपद वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट वी विल बी मोटिवेटेड एंड कीप मेकिंग न्यू वीडियोज फॉर यू। थैंक यू सो मच।